चलिए तो ये अभी पूरे दुनिया में अभी डिस्कशन चल रहा है कि अचानक से यूएस को क्या हो गया, उसके डूम्सडे प्लेन वगैरह भी दिखने लगे। तो जनरली 50 साल में पहली बार उसके डूम्सडे प्ले को निकाला गया है, और लास्ट टाइम जब निकाला गया था वो वियतनाम वॉर के टाइम। मतलब उसके बाद उन्होंने इतने वॉर्स लड़े, कभी वो डूम्सडे प्ले दिखाई नहीं दिया। तो कुछ तो चल रहा है जो कि यूएस चाहता है कि एक वॉर टाइप का हो जाए, एंड फिर उससे क्या हो कि वो कुछ करे। तो मैं पॉसिबल रीजंस आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों ये थोड़ा सा ना अभी ट्रिकी सिचुएशन हो गया है, और इसका इंडिया में क्या इंटरेस्ट है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और एक अराउंड 100 साल पहले का एक हिस्टोरियन ने एक चीज़ लिखी थी, तो उसके थ्योरी के ऊपर भी अभी डिस्कस करूंगा। अगर आपका दिमाग ब्रॉड है, अच्छा हाँ, इसमें भक्तों को गाली नहीं मिलने वाली है इस वीडियो पे, ठीक है? तो आप देख सकते हैं चाहें तो। और जो लोग आए होंगे कि बस ये सुने कि मोदी जी को मनीष गाली देगा चाटो, तो बस उसके बाद मनीष को गाली लिखेंगे हम लोग चाटो, तो वो लोग को भी शायद नहीं मिलने वाला। मैं एक बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी बताने वाला हूँ, जो आप को रिलेट कर पाओगे और फिर समझ में आएगा कि क्या कंटेक्स्ट चल रहा है दुनिया में, और क्यों यूएस चाहता है कि अभी थोड़ा सा टर्मोइल सिचुएशन रहे। और हो सकता है कि चूंकि ये बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो उसमें एक दो चीज़ें जो जो मैंने सोच के रखी है वो खुद मैं भूल जाऊँ, क्योंकि मैं लिख के नहीं रखता हूँ ना, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। दिमाग में जो आ रहा है बोलते जाता हूँ, बोलते जाता हूँ। ठीक है? जब वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को यूएस ने कैप्चर किया, ठीक है, तो पूरी दुनिया को क्या लग रहा है? पूरी दुनिया को यही लग रहा है ना कि उसको ऑयल चाहिए, इसलिए वो कर रहा है। सच बताऊं मैं आपको, ऑयल ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री की चीज है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ना न्यूक्लियर एनर्जी बना लेती है, उसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह आ चुके हैं, तो उसको ना ये ऑयल का उतना ज़्यादा नीड है नहीं, रियलिटी में बात करें तो। और प्लस यूएस का अपना खुद का एक नया फॉर्म ऑफ ऑयल, जिसको शेल ऑयल वो लोग बोलते हैं, वो लोगों ने प्रिपेयर करके रख लिया है। इनफैक्ट उनको जितना ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा उनके पास रिजर्व्स एंड वो हैं। तो ऑयल के लिए ये नहीं हो रहा है, डीपर मीनिंग है इसमें। अच्छा, डीपर मीनिंग भी आप सोच रहे होंगे कि चाइना से उसको प्रॉब्लम है, रशिया से उसको प्रॉब्लम है, इसलिए ये कर रहा है, वो भी नहीं है। और ग्रीनलैंड को एनेक्स करने की बात वो करता है, ये करता है, वो करता है। ये सब इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको ग्रीनलैंड बहुत पसंद आ गया है, ठीक है? और रहा बात मिलिट्री बेसेस का कि वहाँ मिलिट्री बेस बनाएगा, तो यूएस ऑलरेडी मिलिट्री बेस ग्रीनलैंड में ऑपरेट करता है, और बड़ा मिलिट्री बेस ऑपरेट करता है, ठीक है? तो लेकिन कुछ तो और रीज़न होगा जिसके कारण ये है। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। यूएस का ये हमेशा से आदत रहा है कि जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आने वाला रहता है, तो वो दुनिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चालू कर देता है, सो दैट उसका प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ही ना रहे, ठीक है? अब मैं आपको सबसे बड़ा रीजन जो ये क्यों वो कर रहा है और आगे क्या क्या प्लानिंग है, वो आगे क्या क्या प्लानिंग हो सकता है यूएस का ये करने में, ये समझ में आए। अच्छा, एक चीज और, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऑलरेडी यूएस का वर्क वीजा होल्डर हूँ, जिसके लिए पूरी दुनिया मरती है। वो ऑलरेडी वर्क वीजा मेरे पास है, एंड इट इज स्टिल वैलिड टिल 2028। तो अभी भी 2-3 साल उसकी वैलिडिटी है, मतलब मैं जाके यूएस काम कर सकता हूँ। तो आप ये समझो कि मेरे पास अलग कैटेगरी का एक वीज़ा है, जिससे मैं यूएस जाके काम कर सकता हूँ। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डजेंट मीन कि मेरे को यूएस से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप बोलते हैं ना, तुम तो इंडियन नहीं हो इसलिए तुम गाली देते हो इंडिया को, तो मैं उस हिसाब से तो फिर अमेरिका को भी अभी 10 बात सुनाने वाला हूँ, और बोल ही रहा हूँ, राइट? प्रॉब्लम तो मेरे को वहाँ भी हो सकता है, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बोलता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। मैं जो सोचता हूँ मैं वो बताता हूँ। और ये आप लोगों को पता ही होगा कि यूएस में एंट्री के समय वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वगैरह सब स्क्रूटनी करते हैं, राइट? कि आप सोशल मीडिया में भी क्या बकवास कर रहे हो उनके बारे में, वो सुनते हैं उन चीज़ों को, उनके पास एआई बेस्ड ये सब चीज़ों का है, तो वो रिस्क लेके ही मैं बोल रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। तो जो बकवास करने आते हैं लोग ना कि तुमको तो इंडिया से कोई मतलब नहीं है एंड ऑल दैट, वो लोग थोड़ा-सा दूर रहें इससे, क्योंकि आपके समझ से ऊपर की चीज़ है ये, ठीक है? तो नाउ आते हैं रियल कॉन्टेक्स्ट पे। देखिए, पहला चीज़ क्या था
ट्रम्प को ये जो टैरिफ उसने खेला, वो क्यों उसको खेलना पड़ा? क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। यूएस के पास नेट जो उसका लोन है, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, यूएस फेड पैसे प्रिंट करता है, वही यूएस फेड लोन दे देता है यूएस गवर्नमेंट को। तो टेक्निकल लोन जो यूएस का है, जो यूएस फेड से उसने लिया है, जो कि उसको लौटाना नहीं है कभी, बिकॉज़ देखिए उसका जो बैलेंस शीट है, उसका जो बुक्स है, वो बुक्स थोड़ा अलग तरह का है। उस बुक्स में क्या हो रहा है कि यूएस फेड जो करेंसी प्रिंट करता है, वो यूएस गवर्नमेंट को वो देता है, जो कि टेक्निकली उसको लौटाना नहीं है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट लौटाएगा किसको? यूएस फेड को ही। तो नहीं भी लौटाएगा तो क्या फ़र्क पड़ना है? लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि लास्ट ईयर तक उनके पास 9 ट्रिलियन का ऐसा लोन था, जो कि यूएस फेड को उसको नहीं लौटाना था, अदर एजेंसीज, अदर बैंक्स, अदर कंट्रीज को लौटाना था। यानी कि जो जापान के इन्वेस्टर्स ने इनके बॉन्ड खरीद के रखे हैं, चाइना के इन्वेस्टर्स ने इनके बॉन्ड खरीद के रखे हैं, वो हो गए। अब जापान के इन्वेस्टर क्यों खरीदते थे? वहाँ 0% इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल जाता था, और यहाँ पे 4% 5% ऐसे मिल जाता था। चाइना में भी इसी तरह है, अभी चाइना में 1.75% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो जीरो, अभी जापान में बढ़ा है इंटरेस्ट रेट, तब 0.75 आया है। ठीक है? तो ये अगर इतना लो इंटरेस्ट रेट में वो बोरो करते, अच्छा जापान में पहले तो जीरो बोरोइंग होती, तो वो लोग 3-3 ट्रिलियन का खरीद के इनका बॉन्ड रखे थे। तो टेक्निकली यूएस का जो टोटल बॉन्ड डेट दिखता है, वो 37 ट्रिलियन का जो दिखता है, उसमें 8 से 9 ही ट्रिलियन ऐसा है जो उसको एक्चुअली में लौटाना है, बाकी उसको लौटाना नहीं है। तो ये पहले ये समझ जाइए कि 37-38 ट्रिलियन का जो लोन हम लोग कहते हैं यूएस के ऊपर है, वो उसको पता है कि उसको लौटाना नहीं है, इसीलिए उस पे वो दिमाग नहीं लगाता है कभी। बट ये जो 2 साल है, 2025, 2026, 2025 का एंड से चालू हुआ ये पीरियड, 26 और 27 का मिड तक, ये जो 1.5 साल का पीरियड है, इस 1.5 साल के पीरियड में उसके ऐसे 3 ट्रिलियंस के लोन मैच्योर होने वाले हैं। टोटल 9 ट्रिलियन के मैच्योर होंगे, पहले ये समझ लीजिए। टोटल 9 ट्रिलियन के मैच्योर होंगे, जिसमें से बाकी यूएस फेड से उसको लेना है, तो पता ही चल गया आप लोगों को, दिसंबर एंड लास्ट डेट से लेके अभी तक यूएस फेड पैसा छापे जा रहा है, छापे जा रहा है। राइट? तो पैसा वो छाप रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पैसा उनको छापने का उनको मैंडेट मिल गया है कि पैसा छापो, अभी जितना छाप सकते हो उतना छापो। राइट? तो वहाँ पे वो पैसे छाप रहे हैं, नोट प्रिंट कर रहे हैं, एंड वो प्रिंट करके पब्लिक को देंगे पैसा। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट दूसरा है। पॉइंट ये है कि जो 3 ट्रिलियन जो आउटसाइड कंट्रीज को देना है, उसमें जापान का अराउंड 1 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है, और चाइना का अराउंड 700-800 बिलियन है। तो जापान का तो फिर भी वो रीफाइनेंस में चला जाएगा, लेकिन मतलब चांसेस है। लेकिन चाइना तो नहीं, चाइना तो बोलेगा हम तो रिडीम करेंगे, हम तो बेचेंगे, और प्लस ऑफ मार्केट भी वो बेच रहे हैं। तो इनके बॉन्ड डील्स पे हमेशा प्रेशर बना हुआ है, कंटिन्यूअस प्रेशर बना हुआ है। मतलब बॉन्ड डील इनका थोड़ा-सा गिरता है, वो सेल करते हैं, बॉन्ड डील्स फिर से स्पाइक कर जाते हैं। फिर डिप होता है, वही इन्वेस्टर्स फिर से खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, ताकि स्पाइक करते रहे इनका बॉन्ड डील। तो इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद भी बॉन्ड डील्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। तो ये जो 2-3 ट्रिलियन का मैच्योर होना है, इसको लौटाने के लिए इनके पास पैसे होने चाहिए। तो ये ट्रम्प का क्या प्लानिंग था कि वो टैरिफ ले आएगा, ठीक है? टैरिफ जैसे ही वो ले आएगा ना, तो उसके बाद क्या होगा कि उसने सोचा था, उसका एक्सपेक्टेशन था कि 2 से 3 ट्रिलियन इसी साल आ जाएगा पैसा। अराउंड 8-9 महीने, 9 महीने हो चुके। अभी तक उनके पास टैरिफ से कलेक्शन 600 बिलियन के आसपास आया है, जो उन्होंने अनऑफिशियली कोट किया है। ऑफिशियल नंबर उन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि एक्स्ट्रा जो टैरिफ लगा उससे क्या पैसे आए हैं। ऑफिशियल नंबर अभी तक इसका शायद नहीं पब्लिश हुआ है। अनऑफिशियली 1-2 जगह कोट, अच्छा प्रेसिडेंट कोट कर रहा है तो आप सही उसको मान सकते हो, बट उसने कोट किया है 2-3 जगह, कहीं 600 बिलियन बोला है, कहीं 650 बिलियन बोला है, बट बोला है, मतलब 0.6 ट्रिलियन उसके पास इससे आया तो है। तो टैरिफ लगाने से एक तो फायदा हुआ कि कुछ पैसे आ गए। बट ये टैरिफ लगाने से एक प्रॉब्लम ये हो गया कि काफ़ी कंट्रीज़ के संग उसका रिलेशन खराब हुआ। तो यानी कि जो फ्यूचर रिडेम्पशन का चांस था, या जो फ्यूचर ये चांस था कि चलो ठीक है, हो सकता है कोई दूसरी कंट्री खरीद ले, वो चांस उसने खुद डाइल्यूट कर दिया। तो अब उसके पास उपाय क्या बचा है? पैसा, ठीक है? अब देखो, पैसा का 2 सोर्स हो सकता है। 2 सोर्स क्या हो सकता है? या तो आप कुछ बेचो, या कुछ पैसे छापो।
तो छापना तो उनको ऑलरेडी पड़ेगा 6-7 ट्रिलियन, बिकॉज़ उनके खुद के ही लोन मैच्योर हो रहे हैं जो उनको रीफाइनेंस करने होंगे। तो वो छापेंगे पैसे। बेच क्या सकते हैं? तो यूएस का बेचने के लिए एक ही चीज़ है, वेपन्स। आप बोलोगे सर तो जिससे वॉर हो रहा है उसी को वेपन बेचेंगे? नहीं, ऐसे नहीं चलता है दुनिया। जैसे अभी इंडिया पे आया ना प्रेशर कि आप F-35 खरीदो, फिर आया ना कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदो। उसी तरह और सब कंट्रीज़ पे जिनके पास फाइनेंस का बजट है, डिफेंस का बजट है रादर, उनको कहेंगे कि परचेज़ करो, परचेज़ करने का पैसा दो, कुछ वेपन से आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर वेपन्स तो वहाँ की कंपनीज़ बेचेंगी, लॉकहार्ड मार्टिन वगैरह ये सब कंपनीज़ बेचेंगे। येस, नो डाउट। बट वही कंपनीज़ प्रॉफिट करेंगी तो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी तो देंगी ना। ये तो एक छोटा-सा पॉइंट हो गया। बट जब किसी भी कंट्री में वॉर लगता है तो इंटरनली उस वॉर के पीरियड में वो कंट्री के पास इमरजेंसी पावर्स होते हैं अपने फेड को डायरेक्शन देने का, अपने गवर्नमेंट बॉडीज को डायरेक्शन देने का, तुम ये काम करो। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि ऑन द प्रीटेक्स्ट कि हमारा वॉर चल रहा है फॉर ग्रीनलैंड, हमारा वॉर चल रहा है फॉर वेनेजुएला, हम रशिया से फाइट कर रहे हैं, हम यूक्रेन से फाइट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया से फाइट कर रहे हैं, और इंडिया से तो फाइट कर ही रहे हैं, तो चाइना से भी फाइट कर रहे हैं, तो हम पूरी दुनिया से फाइट कर रहे हैं, तो हमको पैसे की जरूरत है, तो यूएस फेड और पैसे छापेगा। अब आप कहेंगे सर डॉलर की वैल्यू इससे खत्म हो जाएगी, नहीं हो रही है। नहीं हो रही है क्योंकि बाकी इकोनॉमीज जो अच्छा करके इसको कंपटीशन दे सकती थी, वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करते रहते हैं कंसिस्टेंटली। चाइना रेगुलरली डिवैल्यूएट करता है, इंडिया का तो खुद ही डिवैल्यूएट हो जाता है, तो बाकी कंट्रीज डिवैल्यूएट कर रही हैं। चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक्सपोर्टर है, और इंडिया का इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट करने को है नहीं, प्लस हमारा इंटरेस्ट रेट हाई है। तो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज के कारण क्या होता है कि हर साल प्रेशर बना रहेगा आपके इसके ऊपर, करेंसी के ऊपर। तो ये सब चीज एक संग जब कंबाइन होता है तो ये समझ में आता है कि अगर अभी वॉर लग जाए तो वो क्या है, ज्यादा पैसे छाप पाएगा, प्लस बिजनेसेस आपको पता ही है, प्लस वो खुद ट्रेडर भी है, तो उसके पोजीशन भी मार्केट में उसी तरह के होते हैं। राइट, उस तरह के पोजीशन वो बनाएगा, अपना ट्रेड करेगा, अपना एंजॉय करेगा लाइफ। फर्स्ट कौन जाएगा? नॉर्मल पब्लिक, या जिन कंट्री से उसके वॉर चल रहे हैं। प्लस आगे चल के दुनिया में जो फाइट है वो फाइट होने वाली है रेयर अर्थ मेटल्स की, गोल्ड की, सिल्वर की। ग्रीनलैंड is supposed to be having one of the biggest deposits of rare earth minerals, प्लस एनर्जी के भी अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज उसके अंदर बहुत हैं क्योंकि आइस में पूरा कैप्ड है वो। तो जब तक आइस टूटेगा नहीं, एक्सप्लोरेशन होगा नहीं। अभी तो चलो सैंपल्स टेस्ट करके लोगों ने रख दिए हैं, ठीक है। प्लस ग्रीनलैंड इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉर्दर्न सी के आइस, जो मैंने बताया था ना कि रशिया का अभी वहाँ पे बर्फ जमने के कारण एक्टिविटी वहाँ कम हो जाती है, तो वो इधर से उधर जो डायरेक्शन, इसीलिए अभी वो ज़्यादा ऑयल टैंकर्स उसके निकल भी नहीं रहे हैं, तो उधर थोड़ी एक्टिविटी इसलिए कम हो जाती है। बट धीरे धीरे आइस मेल्ट हो रहा है, और आइस मेल्ट होने पे होगा क्या कि रशियन शिप्स का रूट, चाइनीज शिप का रूट्स नॉर्थ की तरफ से बन जाएगा। जो अभी नीचे की तरफ से ये लोग सुएज कैनल और ये सब, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मतलब इंडिया वाला, फिर उसके बाद सुएज कैनल और ये सब रूट्स लेके लोग यूरोप जाते हैं, वो ऊपर से भी यूरोप जा सकेंगे, यूएस जा सकेंगे, पैसिफिक जा सकेंगे, नॉर्थ, ये साउथ अमेरिका जा सकेंगे। ये शिपिंग रूट्स चेंज होंगे। जब ये शिपिंग रूट्स चेंज हो रहे होंगे, अगर आप मैप पे देखोगे ग्लोबल ग्लोब का, तो ऊपर में 80% आपको रशिया दिखेगा, 2-3% यूएस दिखेगा, 2-4-10% ग्रीनलैंड दिखेगा, एंड मेजर पोर्शन वहाँ कनाडा दिखेगा, जबकि कनाडा का मैक्सिमम वो एरिया अनइनहेबिटेटेड है, मतलब वहाँ इंसान नहीं रहते हैं। तो वो जो सिचुएशन बन रहा है जहां ऊपर में पूरा कंट्रोल आने वाला है, तो पूरा आर्टिक का कंट्रोल चला जाएगा रशिया के पास। वो यूएस नहीं चाहता है क्योंकि रशिया का यूएस डायरेक्ट आना पैसिफिक के थ्रू मुश्किल है, बट नॉर्थ सी के थ्रू बहुत इजी है।
ये डर है यूएस को। जो काम यूएस ने यूक्रेन को नाटो 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 बोल के रशिया को डराया था कि तुम मेरे पास आ जाओगे, हम नाटो एकदम बाउंड्री पे आ जाएगा रशिया के, ठीक है? वही डर अब यूएस को होने लगा कि अगर भाई ये नॉर्थ सी का रूट खुल गया तो अब इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उस पे रशियन शिप्स आराम से ट्रैवल करेंगे। प्लस रशियन शिप से नहीं करेंगे, चाइनीज शिप भी करेंगे, क्योंकि चाइना के भी अगर आप शंघाई गांजाओ वगैरह को छोड़ दें तो उसका जो मेजर नया नेक्स्ट जो बनता है वो बनता है आपके नॉर्थ की तरफ। और चाइनीज शिप्स को वहां से पूरा घूम के मलेशिया वगैरह के थ्रू घूम के इंडियन ओशन में इंडिया के थ्रू घूम के जो अफ्रीका और यूरोप जाना पड़ता है, वो तो पूरा बाईपास कर देगा वो वाला रूट से, सीधा एक ही बार यूरोप उतारेगा ऊपर की तरफ से, बीच में कोई कहीं रुकने वाला ही नहीं। और रशिया चाइना का अच्छा बनता है। एक चीज और बता दूं, जो नॉर्थ सी में अभी आइस जम जाते हैं तो इस आइस को ना, इस आइस पे शिप्स चलने के लिए एक आइस ब्रेकर शिप्स होते हैं, ठीक है? तो अगर आप डेटा निकालेंगे, टोटल शायद 20 या 21 ही आइस ब्रेकर शिप्स हैं। उसमें अराउंड 15-16 हैं इनके पास, रशिया के पास। 1-2 कनाडा के पास है, एक शायद नॉर्वे के पास है और 2-3 यूएस के पास है। मतलब ये हाल है कि आइस ब्रेकिंग शिप्स के भी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो रशिया के पास ही है। तो अगर वो ट्रेड रूट खुलता है, क्योंकि देखिए आप लोग सोचेंगे हर चीज़ ईगो का फाइट है, नहीं है, सब ट्रेड और पैसे का ही फाइट है। दुनिया में हर चीज़ पैसे से ही चलती है। तो ये मेजर सी रूट बन जाएगा, तो इनके शिप्स डेली आसपास घूमेंगे, क्योंकि 8 नॉटिकल माइल के बाद सीधा इंटरनेशनल वाटर्स हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल वाटर्स हो जाएगा ग्रीनलैंड के पास, तो सीधा आप यूएस के ऊपर दिन भर घूमोगे और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। प्लस चूंकि ग्लोब हमारा गोल है, तो आर्टिक में एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है कंपेयर टू, अगर वही अटलांटिक में इक्वेटर के ऊपर से जाना है आपको या इसके ऊपर से जाना है तो नहीं होता है। इसीलिए अगर आप कभी भी यूएस, मैंने तो ट्रैवल किया है 3-4 बार, तो मुझे पता है कि जब यहाँ से प्लेन्स उड़ते भी हैं ना, तो ये नॉर्थ की तरफ जाते हैं, रशिया यूरोप के ऊपर से होके सीधा कनाडा के ऊपर से नीचे से गिरते हैं। सीधा नहीं जाते हैं कि सीधा चले गए दुबई उबई उबई होके फिर अटलांटिक ओशन होके जाके न्यूयॉर्क या शिकागो उतर गए, नहीं, ये लोग ऐसा नहीं करते हैं भाई। ये क्या करते हैं, ये ऊपर से उड़ाएंगे, ठीक है? रशिया के ऊपर से आराम से उड़ेंगे, फिर नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क ये सब के ऊपर से जाके सीधा अपना जाके कनाडा के पास से होते हुए उतर जाएंगे शिकागो या न्यूयॉर्क। ये रूट फॉलो करते हैं लोग, सेम सब सारे प्लेन से यही रूट फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिक पे जो अर्थ है ना वो गोल है, तो वो डिस्टेंस को नैरो कर देता है। बॉल पे आपने देखा होगा ना, ऊपर में सरकमफेरेंस कम रहता है, वही सेम चीज है। तो आर्टिक में एक जगह से दूसरी जगह प्रोटेक्शन देना, भागना, ये वो बहुत ईजी है। तो वो आर्टिक का कंट्रोल चाहिए यूएस को, इसलिए उसको ग्रीनलैंड चाहिए। वहां पे क्या रेयर अर्थ मिलेगा, क्या पेट्रोल रिजर्व मिलेगा नहीं मिलेगा उसको नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता। क्या पता कुछ ना मिले, फिर भी चाहिए। क्यों चाहिए? चाहिए इसीलिए कि ये लोग ट्रेड रूट्स उधर से खोलेंगे, रोज मेरे सर पे बैठे रहेंगे। और अभी एक कॉमेडियन है डेनमार्क के, तो उनका एक उनका कोई शो चल रहा था, शो में उन्होंने उनसे एक जन ने क्वेश्चन पूछा कि शुड वी सेल ग्रीनलैंड, मतलब क्योंकि डेनमार्क को 2 ऑप्शन दिया गया है यूएस की तरफ से, या तो बेच दो हमको या हम तुमसे ले लेंगे। तो कॉमेडियन ने पता है क्या रिप्लाई दिया है? इफ यू डोंट सेल इट, दे विल टेक इट। डू यू हैव ए आर्मी? एंड वो पर्सन को पता ही नहीं था कि उसकी कंट्री के पास आर्मी है कि नहीं है। उसने अपने सिटीजन से पूछा कि आपके पास कोई आर्मी है? एंड डेनमार्क के उस सिटीजन को आइडिया ही नहीं था कि उनके पास आर्मी है कि नहीं है। ठीक है, आप इमेजिन करिए। तो अब उसको नहीं पता था, ऐसा मेरे को भी डाउट हुआ कि किसी को अपने देश में उसके आर्मी है कि नहीं, ये कैसे नहीं पता हो सकता है। तो मैंने भी थोड़ा सर्च किया तो पता चला, पता है क्या, विकीपीडिया पे बताता है कि उनके पास टोटल आर्मी पर्सनली 21,000 है। इतना तो यूएस 7 जो उनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इतना पर्सनल तो वो उस पर लोड करके चलते हैं। टोटल 30 या 35 एयरक्राफ्ट है यूएस का। जो जो एयरक्राफ्ट कैरियर वाले उनके जो
वो होते हैं, उसका फ्लीट ही इससे बड़ा होता है। मतलब वो एक शिप पे जितना आर्मी और जितना रिसोर्सेज लेके चलते हैं, उतना इनका टोटल रिसोर्स। तो फाइट तो ये नहीं कर पाएंगे, और फाइट इनका इंटेंट भी नहीं है। प्लस एक चीज और है, अगर गलती से डेनमार्क का कुछ इशू होता है यूएस के संग, तो इनका जो नाटो अलायंस है वो खत्म हो जाएगा। और नाटो अलायंस खत्म करना कौन चाहता है? रशिया एंड चाइना। तो वो लोग भी इनको प्रोवोक किए जा रहे हैं कि कैसे भी डेनमार्क को एक बार लेने ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड को डेनमार्क लेने की कोशिश करे, सॉरी, यूएस लेने की कोशिश करे। डेनमार्क कुछ कर नहीं पाएगा, बट अगर कुछ करने का ट्राई किया तो नाटो इन्वोक होगा। एंड नाटो इन्वोक होने का मतलब नाटो यूएस के संग तो लड़ेगा नहीं, क्योंकि वो पार्टनर कंट्री है। तो फिर टेक्निकली जो नाटो की वैलिडिटी है, जिसके बेसिस पे ये जितने यूरोपियन कंट्रीज है, किसी ने आर्मी नहीं रखी है, इतना ही आर्मी रखा है जितना उसको कंट्रीब्यूट करना है टू नाटो, उसका बनाने का फायदा ही खत्म। फिर जितने यूरोपियन कंट्रीज है, सबको अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी खुद की। है सबके पास, थोड़ा थोड़ा है, छोटा छोटा सबके पास है, बट वो उतना ही है जितना उनको कंट्रीब्यूट करना है टू नाटो। उससे ज्यादा वो नहीं रखते हैं। थोड़ा सा रख लिया एक्स्ट्रा, दो चार, तो अब 20-21 हज़ार तो हमारे यहाँ एक एक कैंप में इससे ज़्यादा लग जाते होंगे। आप सिर्फ दार्जिलिंग चले जाओ, तो मेरे को लगता है सिर्फ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 20 हज़ार से ज़्यादा पोस्टिंग होगी अपने आर्मी वालों की। मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ। तो आप समझ रहे हो कि इस तरीके का हाल है। तो यूरोप का कंडीशन जो है, जिससे नाटो उसको सोवरेनिटी देता था कि हाँ कुछ भी होगा तो नाटो प्रोटेक्ट करेगा एंड ऑल दैट, वही कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगर वो बेच देता है, चलो कि ठीक है कुछ तो होना नहीं है तो चलो बेच ही देते हैं, यूएस को मिल गया ग्रीनलैंड, ठीक है ना। बेचने के लिए भी तो पैसे छापने पड़ेंगे, और पैसे वो देंगे ऑन ए कंडीशन कि तुम यही बॉन्ड्स फिर से हमारा खरीदो, या बॉन्ड्स के फॉर्म में ही दे देंगे उनको, और उसका कोई उपाय नहीं, उसको लेना ही पड़ेगा। 3-4-5 ट्रिलियन वहीं स्वाहा हो सकता है। यूएस कन्वर्टेबल बॉन्ड बोल के दे देंगे, क्योंकि यूएस डॉलर को भी पेग्ड करेंसी बनाने के पीछे यूएस ने यही तो स्कैम किया था दुनिया के संग। उसने कह दिया था कि भाई हम गोल्ड बैग तुमको दे देते हैं, ठीक है, हम तुमको गोल्ड बैग करेंसी दे रहे हैं, जब तुमको गोल्ड में कन्वर्ट करना होगा करेंसी लेके आना, हम गोल्ड में कन्वर्ट करके दे देंगे तुमको। हुआ क्या? जब उनके पास गोल्ड का रिडेम्पशन का प्रेशर आने लगा, क्योंकि गोल्ड का प्राइस 1970s में बहुत शूट करने लगा था, ऑयल क्राइसिस वगैरह जब चालू हुआ था वियतनाम वॉर वगैरह के समय, तो उस समय वियतनाम क्यूबा एक संग सब इश्यूज चल रहे थे इतना सारा, तो गोल्ड गोल्ड के प्राइसेस बहुत शूट किए, तो लोगों को रिडेम्पशन का लगा कि रिडीम कर लेते हैं। उस समय मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर नहीं होंगे जो बोलते होंगे गोल्ड रखो जितना रखना है, ठीक है, वो बेचारे रिडीम करने पहुंच गए। जब वो रिडीम करने पहुंच गए, तो ये दे ही नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, पेग हटा दिया सीधा कि हमारे पास मत आओ, जाओ इंटरनेशनल मार्केट में खरीद लो गोल्ड को। अब उसी के बाद से ना, ये दुनिया को डाउट तो है कि यूएस कहता है कि उसके पास इतना गोल्ड रिजर्व है, बट वो कभी ऑडिट नहीं हुआ है कि कितना गोल्ड रिजर्व है यूएस के पास। तो अगर एक्चुअल डेटा ही नहीं है कितना गोल्ड रिजर्व है यूएस के पास, तो आप कह भी नहीं सकते। खाली वो जो नंबर पब्लिश करते हैं आप मान लीजिए कि वो सही है। तो इतने सारी चीजों को एक संग ये लोगों ने जोड़ दिया है। नाउ, मैं क्यों कह रहा था कि इसमें बहुत बड़ा एक इंडियन कनेक्शन भी है, क्योंकि इतने सारे ट्रबल्स चल रहे हैं ना यूएस में, प्लस उसको ये भी पता है कि इंटरनली भी पब्लिक उससे खुश नहीं है ज़्यादा, राइट? क्योंकि इंटरनली भी लोगों को प्रॉब्लम है उनसे, कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, जॉब्स इतने हैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, प्लस इमिग्रेंट्स को भगाने में अलग लगा हुआ है।
इतने सारी चीजें जो वो कर रहा है, पीपल आर नॉट हैप्पी विथ हिम। बट आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी कोई कंट्री, और ये एक बहुत पुराने एक हिस्टोरियन ने लिखा भी था कि जब भी एक कंट्री में कोई एक कोई एक चीज बहुत बॉदर करने लगे लोगों को, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए पॉलिटिशियंस को हर चीज का ब्लेम किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप पे फेंकना पड़ता है। जैसे कि जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब वो हारे, तो वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट पहले सारा ब्लेम जर्मन्स ने डाल दिया ज्यूस पे। ज्यूस एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वहां पे, छोटा पॉपुलेशन था उनका, बट अच्छा पॉपुलेशन था उनका, इन द सेंस कि उनका वेल्थ अच्छा था, प्लस रिसोर्सेस वो ज्यादा यूज करते थे। तो ये लोगों ने क्या बोला कि वी आर एन एडवांस्ड रेस, वी विल मर्डर देम, वी डोंट वांट जूस ऑन अर्थ। ये करके इन लोगों ने होलोकास्ट किया, ये किया वो किया, जूस को मारा बहुत बुरी तरीके से। तो माइनॉरिटी पे उन लोगों ने प्रेशर डाला, और उसके बाद ना, अच्छा एक चीज, एक कोट मेरे को याद आया, हिटलर्स बिगेस्ट अचीवमेंट वाज नॉट द किलिंग ऑफ 6 लाख जूस। 6 लाख जूस को उसने मार दिया, ये उसका बिगेस्ट अचीवमेंट नहीं था। हिज बिगेस्ट अचीवमेंट वाज ही मेड पीपल ऑफ जर्मनी बिलीव दैट इट इज रिक्वायर्ड। आप मतलब समझिए इसका, कि 6 लाख लोगों को उसने मार दिया, ये उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था, बट उसने पूरे एक देश को ये विश्वास दिला दिया कि ये करना जरूरी है। और जो लीडर इस चीज का विश्वास दिला सकता है कि ये करना जरूरी है, वो कुछ भी कर सकता है। एंड यही उसका बिगेस्ट अचीवमेंट था, उसने अपनी कंट्री को ये विश्वास दिला दिया कि हम इतने लोगों को मार सकते हैं और इसका जरूरत भी है। एंड उसके बाद हर कंट्री में ये प्रेसिडेंट नोटिस करते जाओगे कि हर जगह किलिंग्स हुई हैं माइनॉरिटीज की। अभी बांग्लादेश में हिंदूज को मारा जा रहा है, इंडिया में हम लगे हुए हैं कि अब्दुल को ठीक करना है। मैं ये सब मैं नहीं मानता हूँ, बिकॉज जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं ना, इन सब चीज़ों से आपका विश्वास कम होते जाता है। दुनिया में जितने लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं, वो एथिस्ट ही रह के सक्सेसफुल हुए हैं। सक्सेसफुल होने के बाद आप भगवान को बहुत मानते हो, बट अपने भगवान को मानना दूसरे को खराब करके नहीं माना जाता है, कि दूसरे की बुराई हम करके अपने भगवान को माने, वो नहीं होता है। बट एनीवेज रिलीजन पे मैं नहीं जाऊंगा अभी भी। तो अभी जैसे बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी पे परेशानी किया जा रहा है, ये बताओ कि तुम्हारा खाना नहीं चल रहा है, तुम भूखे नंगे हो, तुमको इतना प्रॉब्लम है, वहां के हिंदू से तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया? वो तुम्हारा खाना खा जा रहे हैं? नहीं, उनके लीडर्स ने ये विश्वास दिलाया है कि ये 10% लोग को अगर हम कम कर देंगे, तो बाकी जो बचा रिसोर्स हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। बट क्या मुस्लिम कंट्रीज में फाइट नहीं है? जहां पे मुस्लिम कंट्री सिर्फ मुस्लिम कंट्री है, वहां सुन्नी सिया में फाइट है। पाकिस्तान आप चले जाएं, कंप्लीट मुस्लिम कंट्री है, वहां पे अहमदियाज को वो मानते नहीं है, बलोचिस को वो अपने देश का नहीं मानते हैं, वो भी तो मुस्लिम है। तो बात वो नहीं है कि कौन सा रिलीजन क्या कर रहा है, हर जगह माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबाने की कोशिश की जाती है। अभी क्रिसमस के दिन बजरंग दल वालों ने क्या करा, चर्चेस पे जाके बताओ यार, क्रिसमस, मतलब क्रिश्चियंस तो सबसे छोटी कम्युनिटी है इंडिया में, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट में आती हैं। जैन सबसे छोटे हैं, मैं मानता हूँ, बट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कम्युनिटी में तो वो आते हैं क्रिश्चियंस। और उन्होंने किसी का कोई आज तक हार्म किया है क्या? मैंने तो नहीं देखा कभी भी। आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, बट क्रिश्चियंस को तो आप रोड पे गुंडे ही करते भी नहीं देखोगे। चलो आप मुस्लिम्स के लिए ये बोल सकते हो
कि वो रोड पे गुंडई करते हैं। तो उस तरह से हिंदू बॉडीज़ भी हैं वैसे जो करती हैं। तो ऐसा नहीं है, हाँ, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, बट हैं तो उसी तरह। बट क्रिश्चियंस का तो आपने वो भी नहीं देखा हो, फिर भी उनको परेशान किया गया क्योंकि माइनॉरिटी है। तो हर जगह ये चीज़ है। अगर ये कंट्री पूरी सिर्फ़ हिंदूज़ की हो जाएगी ना, तो दलित पे प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, लोअर कास्ट का शोषण पहले जैसा चालू हो जाएगा। आज भी, जैसे मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ, लेकिन कोई अगर छोटे कास्ट वाला अगर कोई बर्तन यूज़ कर ले, तो शायद मेरे घर वाले भी, उनको लगेगा कि यार ये बर्तन फेंक देते हैं। बट मैं ये सब में नहीं मानता, मैं साथ में बैठ के भी खा लूँगा। तो वो चीज़ हो गई कि जैसे आपका थॉट प्रोसेस बदलते जाता है। बट जब वो कंप्लीट हिंदू कंट्री बन जाएगी इंडिया, तो यहाँ भी ये चीज़ चालू हो जाएगी। तो अभी यूएस ने क्या करा है, यूएस ने ये चीज़ कर दिया है, वहाँ पे वो बता रहे हैं कि आप 2-3 साल से ये नैरेटिव सुन रहे होंगे कि इंडियन अमेरिकन्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल वन्स, राइट? तो अब वो क्या कर रहा है, इंडिया के अगेंस्ट बोलना चालू कर रहा है, ताकि इंडियंस के अगेंस्ट एक हेट्रेड का सेंटिमेंट वहाँ क्रिएट होते जाए। वहाँ धीरे-धीरे हेट का सिस्टम बनते जाए, हेट का कंडीशन क्रिएट हो जाए, वहाँ लगे कि हाँ, चलो हेट्रेड हमको दिखाना है। मतलब आप समझे? लास्ट 2-3 साल से ये नैरेटिव बहुत चल रहा था ना कि इंडियन अमेरिकन्स आर द हाईएस्ट अर्निंग कम्युनिटी इन अमेरिका, फॉलोड बाय अमेरिकन अमेरिकन्स, नेटिव अमेरिकन्स बेसिकली। मतलब जो अमेरिका के खुद लोग हैं, उनसे ऊपर निकल गए हैं इंडियन अमेरिकन्स। तो किसी भी देश में आपसे आगे कोई बाहर वाला निकल जाए, आपको नहीं पसंद आएगा। ये यूनिवर्सल है। इट वाज़ अमेरिका, दैट्स व्हाई इट वाज़ पॉसिबल, नहीं तो और कहीं पॉसिबल भी नहीं होता। सही है, गलत है, मैं वो नहीं कह रहा। ठीक है? सही है, गलत है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं दूसरा चीज़ कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो चूँकि वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, टेक जॉब सारे उनके पास हैं, टेक्निकली कंट्री भी वही रन कर रहे हैं, तो और प्लस वहाँ पे क्या है कि इस कम्युनिटी के पास अब धीरे-धीरे मतलब क्या पावर भी थोड़ा ज़्यादा आ चुका है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब इसको ये दिखाना है कि भाई देखो, सारा प्रॉब्लम का जड़ ये लोग हैं। नहीं तो आप नोटिस करो, इवन जो टैरिफ वगैरह की बात थी, सबसे ज़्यादा टैरिफ से तो उसको परेशानी चाइना से होनी चाहिए, मेजॉरिटी इंपोर्ट्स वहाँ से है, राइट? इंडिया में तो वो रेदर अपना फेसबुक, यूट्यूब, मेटा सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके रखे हैं वो। और उनका कितना अच्छा खासा कमाई आ रहा होगा इंडिया से उनकी कंपनीज़ का। जहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर वो नहीं बोल रहे हैं। रशिया से खुद वो यूरेनियम खरीद रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं कि हम खरीद रहे हैं तो प्रॉब्लम है। इंडिया रशियन ऑयल खरीदे तो प्रॉब्लम है। रशियन ऑयल तो चाइना भी खरीदता है। उनको नहीं बोल रहे हैं, यूरोप भी खरीदता है, उनको नहीं बोल रहे हैं आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तो आपको भी सप्लाई किया है, आप नहीं बोल रहे हो कुछ। बट इंडिया के लिए बोलोगे आप, क्यों? ताकि वहां पे ये सेंटिमेंट जगाया जा सके कि इंडियंस आर बैड, एंटी इंडियन प्रोटेस्ट वगैरह ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में चल रहा है, यूके में चल रहा है, न्यूजीलैंड में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, एंटी इंडियन प्रोटेस्ट हर जगह चल रहा है। इंडिया के अगेंस्ट हेट्रेट और रेसिज्म ऑलमोस्ट दुनिया के हर कंट्री में हो रहा है, राइट? और यूएस में भी थोड़ा बहुत तो है, मतलब उनको ये प्रॉब्लम है कि इंडियंस हमारा जॉब खा रहे हैं एंड ऑल दैट। बात ये है कि वो पूरा नेशन ड्राइव कैसे बने, जहां पे आप ये बोल दे कि भाई इंडियंस खराब है। तो H1B वीजा होल्डर्स के अगेंस्ट पहले आपने वो एक्शन लाया, उसमें 70% इंडियंस ही इंपैक्टेड होंगे। मेरे कितने रिलेटिव्स वापस आने की तैयारी करना चालू कर चुके हैं, या कुछ कनाडा माइग्रेट हो रहे हैं, कुछ दूसरी कंट्रीज को खोज रहे हैं जहां वो माइग्रेट हो सके। कितने रिलेटिव जो H1B वीजा पे थे, वो अपना अल्टरनेटिव खोजना चालू कर चुके हैं। उनको मालूम है अगले साल कंपनी 1 लाख डॉलर तो उनकी सैलरी है, $1.5 लाख उनकी सैलरी है। अब उसके अगेंस्ट कंपनी $1 लाख अलग से थोड़ी देने वाली है। तो वो खोजने लगे हैं। तो वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट करना चालू कर रहे हैं। H1B वगैरह वाला चालू हो गया वहां पे, ठीक है? आपने देखा ही, उसके बाद हर एक्शन जो हो रहा है वो इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को और इसको नहीं इसलिए ड्रैग कर रहा हूँ, रीज़न क्या है कि वो जो डिसीजंस ले रहा है वो इंडिया के अगेंस्ट ले रहा है।
हाँ, कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का, हो सकता है उसका जजमेंट्स कुछ और होता, बट हमारे पास करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं और ये 2029 तक हैं, तो अब इनके सिचुएशन में ये कुछ उनसे नेगोशिएट ही नहीं कर सकते या डील कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके दोनों जो लेफ्ट और राइट हैंड हैं, दोनों फँसे हुए हैं अपना अलग-अलग चीज़ों में। तो उसके अगेंस्ट भी ये कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ वर्ड हार्ड भी नहीं बोल सकते या अपना स्टैंड भी नहीं ले सकते कि तुम ये गलत कर रहे हो। इनको चुपचाप सहना पड़ेगा। तो अब मैं उसमें नहीं जाता हूँ कि हमको सहना चाहिए या नहीं चाहिए, कोई उपाय नहीं है, वो जो कर रहा है आपको झेलना ही है। अब आप बोलोगे सर अच्छा हुआ कि वहाँ से वापस आ रहे हैं लोग। आके क्या करेंगे वो? आएँगे वो जो भी थोड़ा बहुत क्रीम जॉब्स है उसको खा जाएँगे उसको। तो पॉइंट यही सब है। तो वहाँ भी अभी यही चल रहा है कि एक माइनॉरिटी के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट क्रिएट करो और बोल दो कि देश में जितना प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम इसी एक कम्युनिटी के कारण है। इंडियन के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाओ, इंडियंस के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाओ और फिर उसके बाद दिखाओ कि देखो इतना जॉब वैकेंसी क्रिएट हो गया, अब आप अप्लाई करो। क्योंकि इंडियंस जैसे ही निकलेंगे जॉब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, अब अप्लाई करो, करो। ये सुनने में यहाँ तक न्यूज़ आ रहे हैं कि वहाँ आइस एजेंट जो उनका बॉर्डर सिक्योरिटी कंट्रोल वाला हैं, वो इंडियन स्टोर्स में जा के लड़कों को पकड़ रहे हैं कि तुम स्टूडेंट वीज़ा पे हो, यहाँ कैसे काम कर रहे हो? वहाँ पे यही चलता है, स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं लोग, इंडियन स्टोर में जाके 4 घंटा 5 घंटा पार्ट टाइम में काम कर लिए, कुछ कमा लिए, चले आए। इंडियन स्टोर्स में, इंडियन रेस्टोरेंट्स में भाग रहे हैं, जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं लोगों को। ये हाल हो गया। तो ये हेट्रेड फैलाया जा रहा है इंडियन कम्युनिटी के अगेंस्ट, जो कि गलत है। अरे भाई हमने अपना देश तो बनाया ही, तुम्हारा देश भी बनाया है। हम तो जीरो से स्टार्ट किया हुआ देश है हमारा। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया में रोड तक नहीं थे। वहां से इंडिया धीरे धीरे डेवलप होते हुए आया ना। हाँ, कुछ लोगों के लिए 2014 के बाद ही सारा डेवलपमेंट हुआ है, बट भाई मैं तो 1990 से देख रहा हूँ, तो मुझे तो हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दिया है। और इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस हमेशा होता रहेगा और देश जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसका प्रोग्रेस उसी तरह बढ़ते रहता है। तो ये यूनिवर्सल है। ठीक है, हमने अपने आप को भी ग्रो करा, हमने तुम्हारे देश को भी ग्रो करा। आज तुम्हारा फेसबुक, मेटा, यूट्यूब सबको हमने इतना बड़ा बना दिया, एज एन एम्प्लॉय भी और एज ए कंज्यूमर भी, देख के भी। राइट? आज ये लैपटॉप है, मैकबुक है या माइक्रोसॉफ्ट है, आज उनके जो इतने सेल्स हो रहे हैं ग्लोबली, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर में इंडिया ही आएगा। सबसे बड़ा नहीं बोलूंगा, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट में इंडिया ही आएगा। तो हम इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर हैं, इतना हम तुम्हारे देश के लिए मदद कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तुमको हेट्रेड फैलाना है। तो फैलाओ, कहीं जाएगा नहीं कर्मा। कर्मा फॉल्स बैक। अभी वहाँ शायद मिनियोपोलिस में शायद आइस एजेंट ने किसी एक इमिग्रेंट को मार दिया। इमिग्रेंट भी नहीं थे, वो शायद वहीं का सिटीजन ही था और इसीलिए शायद वो प्रोटेस्ट भी ज़्यादा कर रहा था। कोई इमिग्रेंट होता तो बेचारा डर ही जाता, चुपचाप डर-डर के चलता कि नहीं भाई हमको तो ये लोग कभी भी मार सकते हैं। गोली मार भी देंगे, वहाँ से एक $10,000 का चेक घर पे आपके भेज देंगे, लो अब 10 लाख रुपए लेके खुश हो जाओ उतना में ही। तो वो कोई वहीं का एक जन को किसी ने मार दिया, तो वहाँ बवाल मचा हुआ है। न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट, शिकागो में प्रोटेस्ट, फिलाडेल्फिया में प्रोटेस्ट, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। और धीरे-धीरे सब लोग इससे खफ़ा होते जा रहे हैं। तो इसके इंटरनली इश्यूज़ क्रिएट होंगे, बट वो इंटरनल इश्यूज़ क्रिएट होने के पहले ये चाहता है कि एक वॉर लग जाए। 2-3 कंट्री से ये फाइट कर रहे होंगे, तो पब्लिक उस समय क्या बोलेगा? नहीं, वी हैव टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट, वी हैव टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ इंटरनली सिविल वॉर आप करोगे, तो आप टेक्निकली एंटी नेशनल ही बन गए ना। क्योंकि देश आपका वॉर लड़ रहा है, चलो आपका इंटरनल मैटर आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हो ना। बट आज तो कंट्री वॉर लड़ रही है, तो उस समय उसको कौन बचाएगा? तो यही चीज़ है। और यही एक मेन रीज़न है कि अमेरिका चाहता है कि एक फुल फ्लेजेड वॉर अभी हो और वॉर अगर ना हो, तो इंटरनली ये ऐसा सिचुएशन बने जहाँ पे हर चीज़ का ब्लेम डाल दिया जाए इंडियंस पे, ताकि क्या हो, कोई भी चीज़ हो वहाँ पे इंडियंस के अगेंस्ट इतना सेंटिमेंट खराब हो जाए कि फिर इंडियंस को कुछ टेक्निकली उसको ये मालूम है इंडियंस कुछ कर नहीं सकते। अभी वीकेस्ट कम्युनिटी इंडियंस ही बन गई है।
तो इंडियंस के अगेंस्ट सेंटीमेंट क्रिएट किया जा रहा है, सो दैट क्या हो कि वहाँ अमेरिकन को जो वो रहे ना उनके दिमाग में, यस इंडियंस आर ईटिंग आवर जॉब, यस इंडियंस आर ईटिंग आवर जॉब, प्रेसिडेंट इज डूइंग ए गुड थिंग, प्रेसिडेंट इज डूइंग ए गुड थिंग, सो दैट वहाँ के लोग उससे खुश रहें। यही एक रीज़न है। तो अब इंडियंस के अगेंस्ट वो जो कर रहा है कर ही रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है, वॉर चाहता है कि हो ही जाए, एंड 2-3 प्रोलॉन्ग। अच्छा एक चीज़ और, ये डूम्सडे प्लेन वगैरह ऐसे ही नहीं निकले हैं। यूएस ने, यूएस जेराल्ड वगैरह सब भेज के रख दिया है ग, गल्फ में। कभी भी पॉसिबिलिटी है ईरान पे कोई अटैक का, और ईरान छोटा कंट्री नहीं है, ठीक है। ये 100 मारेंगे, वो 10 ही मारेगा, लेकिन वो मारेगा जरूर 10। क्योंकि जो आयरन डोम का इसराइल इतना बड़ा वो बोलता था कि हमारे पास आयरन डोम है, आयरन डोम है, आयरन डोम है। जब ईरान ने मिसाइल्स मारे थे ना, आयरन डोम उसका सिर्फ 10% इंटरसेप्ट कर पाया था, 90% को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। तो अब देखिए क्या होता है। अब वहां भी कुछ करने का इनका प्लानिंग है। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये न्यूज़ कब आएगा, कभी भी आ सकता है। कभी भी इस तरह का न्यूज़ आ सकता है कि अचानक से अटैक होना चालू हो गया है। तो जो भी ट्रेड्स वगैरह है उसमें ऐसे लगा के ट्रेड जरूर करिएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनीवेज ये टॉपिक तो इतना लंबा है कि मैं 2-4 घंटे बोलते रह जाऊँ, कोई ख़त्म नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पर मेरा मेरा पॉइंट यही था ये बताना कि दुनिया में अभी ये जो कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा इंटेंशन विथ रिगार्ड्स टू मनी एंड ट्रेड रूट्स ही है, ठीक है। और टैरिफ 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 का जो गेम था, वो गेम इनके अगेंस्ट, मतलब इनके, देखो पैसा तो इनको आया है, बट इनसे इनकी इकोनॉमी कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो जो इन्होंने सोचा था कि टैरिफ से 2-3 ट्रिलियन कमा लेंगे, वो ये नहीं कमा पाए हैं, तो इनको प्रॉब्लम आया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।